वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग हिस्ट्री के क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास को देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को देखे थे और सिंधु सभ्यता के पतन हो जाने के बाद लगभग 200 से 250 वर्ष तक कोई मानव जाति का प्रमाण नहीं मिला। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक नई सभ्यता की शुरुआत होती है और वह है वैदिक सभ्यता। और इसका जो कार्यकाल है वह 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का है और सिंधु सभ्यता का कार्यकाल 2350 से 1750 तक का था। तो इसमें हम लोग अब देखेंगे इस वैदिक सभ्यता के बाद महाजन पद का कार्यकाल शुरू होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले वैदिक सभ्यता को देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक जो थे वह कौन थे? आर्य। और ये सबसे पहले जानेंगे कि आर्य कौन थे और ये कहाँ से आए थे। तो आर्य जो थे वह मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, यह किसके अनुसार मध्य एशिया? तो इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे वह कहाँ से आए थे? वह मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग 1853 ईस्वी में किए। कब किए? 1853 ईस्वी में। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि एक बोगाज कोई अभिलेख है। इसके अनुसार जो है आर्य जो हैं वह ईरान के निवासी हैं। कहाँ के? ईरान के निवासी हैं, यानी कि पारस। ईरान को ही पारस कहा जाता था और यह ईरान के निवासी हैं। तो यहाँ से अब हम लोग एक बात को ध्यान देंगे कि आर्य भारत में जब प्रवेश किए तो वह अफ़गानिस्तान के रास्ते आए। कब से रास्ते? अफ़गानिस्तान के रास्ते। और सबसे पहले कहाँ बसे? तो सर्वप्रथम कहाँ? पंजाब में आकर के बसे और वह स्थान जहाँ पर बसे वह स्थान को सप्त सैंधव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव। और सप्त सैंधव क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंजाब में भी वर्तमान में 5 नदियाँ बहती है और उस समय 7 नदियाँ बहती थी, क्योंकि कश्मीर भी उसी में आता था। अब हम लोग यहाँ से एकदम इम्पोर्टेंट बात को देखेंगे कि आर्य का जो भाषा वह कौन सी थी? वह संस्कृत थी। और संस्कृत देवी देवताओं का भाषा माना जाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वह क्या क्या थी? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। तो यहाँ से एकदम हम लोग जो है इम्पोर्टेंट बात को देख रहे हैं। कुल यानी कि परिवार और ग्राम के प्रधान को ग्रामिणी कहलाता था। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 20 के जो प्रधान थे वह क्या कहलाते थे? विषपति। और उसके बाद जन के जो प्रधान होते थे राजन कहलाते थे। तो यहाँ से अब हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट बात को देखने वाले हैं कि आर्य जो यहाँ आए थे वह चारागाह की खोज में आए थे और उनका जो व्यवसाय था, व्यवसाय जो था वह क्या था? पशुपालन और कृषि था। क्या था? पशुपालन और कृषि। और उसके बाद अब यहाँ से हम लोग आर्य के बारे में कुछ डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य हुए और वह भारत में अफ़गानिस्तान के रास्ते सबसे पहले पंजाब में आए और वह क्षेत्र जहाँ पे वह बसे वह सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया। और उसके बाद हम लोग देखें कि आर्य जो निवासी थे वह कहाँ के थे? मध्य एशिया के। वह कौन से इतिहास के अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार। उन्होंने सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग 1853 ईस्वी में किए थे। और उसके बाद देखें कि ये एक बोगाज कोई अभिलेख है और उसके अनुसार
आर्य जो थे वह ईरान के निवासी यानी कि पारस के निवासी थे। उसके बाद देखें कि सबसे पहले इसकी जो भाषा थी वह कौन सी थी, संस्कृत थी। और इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र में विभक्त थी। उसके बाद यह चारागाह की खोज में भारत आए थे और इनका जो व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन और कृषि था। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग आर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ जो होता है वह श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ या उत्तम, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो यहाँ से हम लोग अब इसके कुछ व्यवस्था को देखेंगे। तो इसकी जो समाज थी, समाज वह कैसी थी, पितृ प्रधान, कैसी थी, पितृ प्रधान थी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस समय जो प्रथा चल रही थी, प्रथा वह बाल विवाह और पर्दा प्रथा इस समय प्रचलित था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पेय पदार्थ क्या था, तो सोम रस। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जो वस्त्र जो पहनते थे, वस्त्र कैसा था, तो वास, अधिवास और उष्णीय। और जो अंदर में कपड़ा पहनते थे उसको नीवी बोलते थे। क्या बोलते थे, नीवी। तो यहाँ से अब हम लोग और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे इनके द्वारा निर्मित सभ्यता जो हुई, सभ्यता वह कैसी सभ्यता हुई, तो ग्रामीण सभ्यता हुई। कैसी, ग्रामीण सभ्यता। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मनोरंजन के लिए क्या क्या प्रयोग करते थे, तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और भूत कीड़ा। तो यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट बात को देखेंगे। मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज़, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत कीड़ा का प्रयोग करते थे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे प्रिय पशु। तो प्रिय पशु कौन हुए, तो प्रिय पशु घोड़ा। इनका प्रिय पशु कौन हुए, घोड़ा। और उसके बाद देखेंगे इनके समय में जो सामान का खरीद बिक्री होता था, यानी कि लेन देन कैसी होती थी, लेन देन, तो वस्तु विनिमय का मतलब हुआ कि सामान के बदले सामान। अगर हम आपको चावल दे रहे हैं तो उसके बदले में हम आटा ले रहे हैं। तो इस तरह से वस्तु विनिमय इसको बोलते हैं। तो उस समय पैसा के बदले सामान नहीं मिलता था, क्या मिलता था, वस्तु के बदले वस्तु, उसी को वस्तु विनिमय कहा जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में जो है वह सूद पर पैसा लगाया जाता था। उन्हें जो सूद पर लगाते थे उसे सूदखोर कहा जाता था, सूदखोर या बेक नोट कहा जाता था। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो दूर तक व्यापार करते थे उसे पन्नी कहा जाता था। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इनके द्वारा इस सभ्यता में जो खोजी गई धातु है वह कौन है, लोहा। और लोहा की खोज 8वीं सदी में हुआ था। और उसके बाद इसे लोहा को उस समय क्या कहा जाता था, तो श्याम अयस्क। क्या कहा जाता था, श्याम अयस्क। और जो तांबा था उसको क्या कहा जाता था, तांबा को उस समय तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लोहित अयस्क। तो यहाँ से एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये लोहित अयस्क है तांबा को, और इसे श्याम अयस्क यानी कि लोहा को कहा जाता था। उसके बाद देखेंगे कि इस काल में जो अग्नि था, अग्नि वह मनुष्य और
देवता के बीच के संबंध को दर्शाता था। यहाँ से हम लोग देखें कि आर्य जो थे, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम, और इसकी जो समाज थी वह कैसी थी, पितृ प्रधान था। और उसके बाद इस काल में जो प्रथा थी वह बाल विवाह और पर्दा प्रथा दोनों का प्रचलन था। उसके बाद आर्य जो थे पेय पदार्थ के रूप में सोमरस का प्रयोग करते थे, और वस्त्र में वास, अधिवास और उष्णीय का प्रयोग करते थे, और जो अंदर कपड़ा पहनते थे उसको नीवी कहा जाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता हुई वह कैसी सभ्यता हुई, तो ग्रामीण सभ्यता हुई। और मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत कीड़ा का प्रयोग करते थे। इनके द्वारा प्रिय पशु बनाया गया घोड़ा को। और उसके बाद देखें कि लेन देन के लिए वस्तु विनिमय पद्धति लागू था, यानी कि सामान के बदले सामान। और उसके बाद वैदिक काल में भी शुद्ध पर पैसे दिए जाते थे, और जो शुद्ध पर पैसे देते थे उन्हें बैंकनोट या शुद्धखोर कहा जाता था। और उसके बाद देखें कि जो व्यापार दूर दूर तक जा कर के करते थे उन्हें पन्नी कहा जाता था। और उसके बाद देखें कि वैदिक सभ्यता में खोजी गई धातु कौन हुए, तो लोहा हुए। और लोहा की खोज 8वीं सदी में हुआ था, और इसे उस समय श्याम अयस्क कहा जाता था। और तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। और अग्नि को देखेंगे तो यह मनुष्य और देवता के बीच का संबंध को दर्शाता था। तो यहाँ से हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखें। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अब हम वैदिक साहित्य की ओर चलते हैं। वैदिक साहित्य, तो इसमें देखेंगे कि वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला श्रुति, और दूसरा स्मृति। श्रुति में कौन कौन सा आता है, वेद, ब्राह्मण, अर्णयक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अर्णयक और उपनिषद, ये श्रुति क्या है और स्मृति क्या है, यह सभी को हम लोग समझेंगे। और स्मृति में आता है वेदांग, सूत्र और ग्रंथ। वेदांग, सूत्र और ग्रंथ आता है, ये स्मृति में आता है। तो श्रुति का मतलब होता है सुनी सुनाई बातों को लिखना, और स्मृति का मतलब होता है अध्ययन करके, यानी कि यह जो स्मृति ग्रंथ है वह मनुष्य द्वारा लिखा गया है, और जो श्रुति ग्रंथ है उसको संकलन किया गया है, यानी कि संकलित करके लिखा गया है। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे वैदिक काल की जानकारी। वैदिक काल की जो जानकारी मिलती है हम लोग को वेद से मिलती है। किससे मिलती है, वेद से। अब वेद का अर्थ होता है जानना या ज्ञान। क्या होता है, जानना या ज्ञान। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का अर्थ होता है, क्या होता है, संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता। यानी कि जैसे हम लोग कानून संहिता पढ़ते हैं उसी तरह से, जिस तरह से कानून को जोड़ जोड़ करके बनाया गया है अनेकों देश से, उसी तरह से वैदिक मतलब जो ग्रंथ जो हमारा लिखा हुआ है वह सभी जगह से संकलित करके लिखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे महाकाव्य। तो महाकाव्य कौन है, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण कौन कौन है, महाभारत और रामायण। और देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा अगर महाकाव्य पूछे, महाकाव्य तो कौन सा है, तो महाभारत है। और इसे जय संहिता भी कहते हैं। जय संहिता भी
कहते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से एक बात को और ध्यान देंगे कि सबसे प्राचीन दर्शन जो है हमारा वह कौन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इसमें पद, श्लोक और सुक्ति होता है। क्या होता है? सुक्ति। और उसके बाद ब्राह्मण में जो है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इसमें हम लोग को वेद को पढ़ने के लिए जो सरल और सूक्ष्मतम ग्रंथ बनाया गया वह कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ। वेद को सरल बनाया गया, सरल। वेद को सरल रूप से पढ़ने के लिए हम लोग को ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अरण्यक। इसकी संख्या जो है वह कितना है? 7। और यह इसे ऋषियों द्वारा जंगल में लिखा गया। और इसमें जंगल में रहकर जो ऋषियों से ज्ञान ग्रहण करते थे उसी का चर्चा हम लोग का अरण्यक में है। इसकी संख्या कितनी है? 7। अब हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि उपनिषद को क्या कहता है? वेदांत। क्या कहता है? वेदांत। इस बात को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? वेदांत और वेदांत दोनों में अंतर है। इसको कहा जाता है कि वेदों का अंत। क्या कहा जाता है? वेदों का अंत। जो वेदों का अंत करता है उसे क्या कहते हैं? वेदांत। और इसमें गुरु और शिष्य का वार्तालाप है। किसका किसका? गुरु और शिष्य का वार्तालाप है। तो बहुत ही आसान है, बस इसको समझना है। और अगर समझ जाइएगा तो वेद और वेदांत क्या है यह सारी बातों में आप क्लियर हो जाइएगा। तो हम लोग वैदिक साहित्य में देखें कि यह 2 प्रकार के होते हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति में आते हैं कौन कौन? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। और उसके बाद स्मृति में आते हैं वेदांत, सूत्र, ग्रंथ, है ना। और वेद का मतलब होता है जानना या ज्ञान। और उसके बाद हम लोग देखें इसमें पद, श्लोक और सुक्ति के रूप में होता है। और ब्राह्मण को देखें, ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है वह वेदों को सरल रूप से पढ़ने के लिए बनाया गया है। उसके बाद अरण्यक को देखें, यह जो है इसे जंगल बुक भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें देखें कि ऋषियों शिक्षा ग्रहण करते थे जंगल में जा कर के, उसी का चर्चा हम लोग को अरण्यक में है। और इसकी संख्या 7 होती है। उसके बाद उपनिषद को देखें, उपनिषद का मतलब होता है वेदांत। क्या होता है? वेदांत। और वेदांत मतलब होता है वेदों का अंत, ये लास्ट है। और इसमें गुरु और शिष्य दोनों का वार्तालाप का वर्णन है। और उसके बाद हम लोग देखें वैदिक काल की जानकारी हम लोग को जो मिलता है वह किससे मिलता है? वेद से मिलता है। कैसे मिलता है? वेद से। उसके बाद देखें आर्य के द्वारा जो निर्मित सभ्यता हुई वह वैदिक सभ्यता कहलाई। उसके बाद हम लोग देखें महाकाव्य। महाकाव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक महाभारत है और दूसरा रामायण है। उसके बाद अगर विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछे तो हमारा कौन सा है? महाभारत है। उसके बाद हम लोग देखें कि महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। और उसके बाद देखें कि सबसे प्राचीन दर्शन हमारा सांख्य दर्शन है।